बिहार फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस पद में 17 रैंक प्राप्त हुआ है मुझे, और अनारक्षित कोटे से ही मेरा चयन हो गया। रील्स वगैरह आपके कंसंट्रेशन को भंग करता है और आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है, क्योंकि आपको समय का पता नहीं चलता है, घंटों स्क्रॉलिंग में चला जाता है। जिनका नहीं होता है उनको भी कम दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, वो दिन उनका खराब रहा हो, इसलिए उनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमें जजमेंट नहीं पास करना चाहिए किसी पर कि ज़्यादा समय से तैयारी कर रहा है तो उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना दे। करियर अपने जगह है, लेकिन बच्चे का जो मानसिक हालत है और उसका जीवन है वो लंबा जीवन है। तो और भी क्षेत्र हैं, अगर आप एक समय दीजिए अपने आप को, नहीं हुआ तो कोई बात ट्रू नहीं। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। राइजिंग स्टार में मैं आपके सामने एक खास शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जिन्होंने 69वें बीपीएससी को क्लियर किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरी टीम की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। सर, आपकी रैंक कितनी है और किस पोजीशन पर फिलहाल आपकी सिलेक्शन हुई है? सर, ये जैसा कि आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड बीपीएससी था, तो इसमें अलग अलग पदों को लेकर परीक्षा कराई गई थी। तो ये वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस पद में 17 रैंक प्राप्त हुआ है मुझे, और अनारक्षित कोटे से ही मेरा चयन हो गया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय। बहुत बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने यूपीएससी का पहले प्रयास किया था, नहीं हुआ था, तो बीपीएससी में ये मेरा पहला प्रयास था। पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया? हाँ, यूपीएससी देने का अनुभव था, उसमें मेरा नहीं हुआ था जी। बीपीएससी में पहला प्रयास था। मतलब बीपीएससी पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर? जी जी। सर, ये मैं जानना चाहूंगा, क्या समाज की तरफ से एक होता है ना सर कि जो भी आसपास में लोग होते हैं उनका एक दबाव होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, कमा नहीं रहा है, घर की तरफ से भी ऐसा होता है, समाज की तरफ से भी लोग ये कहते हैं, और इसी कारणवश बहुत सारे लोग जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं, तैयारी करते करते छोड़ देते हैं। सर, क्या ऐसा इस तरह की चीजों का सामना कभी करना पड़ा आपको? सर, मेरे परिवार के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने काफ़ी समर्थन किया। मेरे वालिद साहब हों या फिर मेरी अम्मी हो, तो इन्होंने काफ़ी भावनात्मक समर्थन दिया। तो ये समय थोड़ा लंबा चला, 2021 से तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन वैसा कुछ इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन और लोगों पर पड़ता है। तो मुझे लगता है परिवारों को थोड़ा सिंपैथिक होना चाहिए और कंसिडरेट होना चाहिए इस मसले पर कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना दे। करियर अपने जगह है, लेकिन बच्चे का जो मानसिक हालत है और उसका जीवन है वो लंबा जीवन है। तो और भी क्षेत्र हैं, अगर आप एक समय दीजिए अपने आप को, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग हैं सर 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मेहनत करते हैं, यानी कि लास्ट अटेम्प्ट तक वो पूरी कोशिश करते रहते हैं सर। हालांकि उनकी उम्र भी चली जाती है, वो बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ होता है सर। आपको लगता है कि आखिर कितना एक लिमिट है सर कि कितनी मेहनत उनको करनी चाहिए, कितने सालों तक उनको जो है इसमें लगा रहना चाहिए? देखिए, दरअसल बात यह है कि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोगों का परिणाम होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। जिनका नहीं होता है उनको भी कम दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, वो दिन उनका खराब रहा हो, इसलिए उनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमें जजमेंट नहीं पास करना चाहिए किसी पर कि ज़्यादा समय से तैयारी कर रहा है तो उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक समय के बाद मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने जीवन के प्राइम टाइम को केवल तैयारी में बिता देंगे तो ये आपके परिवार के साथ भी अन्याय होगा और खुद के साथ भी अन्याय होगा। एक समय दें, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर कोई लंबा समय दे भी दिया है तो समाज को उनको थोड़ा वो स्पेस देना चाहिए। सर, आपको लगता है कि मेहनत के साथ साथ भी लक भी बड़ी चीज होती है? नहीं नहीं, ये तो लक काम करता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का चयन होगा, तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपको उन लोगों से अलग कर देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग और साथ में थे वो कमतर थे, उन्होंने भी मेहनत की है। तो किस्मत का मसला है, कुदरत का निजाम होता है, तो ये निश्चित रूप से मैटर करता है। आपका रैंक 17वां है, ये बहुत बड़ी रैंक है। आपका पोस्ट भी बहुत बड़ा है। तसल्ली है या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, यूपीएससी क्लियर करूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा कुछ लग रहा है सर अभी भी? देखिए, कसक है अभी? शुरुआत तो यूपीएससी की तैयारी से ही हुई थी, और इसको आप लालच नहीं, आप महत्वाकांक्षा कह लीजिए। हर छात्र को एम्बिशियस होना भी चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से, लेकिन प्रयास रहेगा कि यूपीएससी में भी और जो मेरे अटेम्प्ट्स बचे हुए उनका सदुपयोग करूँ जी। और इसमें कोई ना, मुझे लगता है लीगल बैरियर है ना इंडिविजुअल बैरियर होता है, तो निश्चित रूप से मतलब ये लालच नहीं है? मुझे लालच नहीं, मैं ऐसा कुछ होना चाहिए क्या कि कुछ लोग अगर कुछ मिल जाए तो क्या उसी पर तसल्ली होनी चाहिए, लगता है सर? नहीं, अगर इंसान संतुष्ट हो जाएगा तो फिर प्रगति कैसे होगी उसकी। आप जहाँ हैं उनमें आप 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने ड्यूटी के साथ अन्याय कीजिए, लेकिन अगर आगे बढ़ने की तसल्ली रखते हैं तो आप अपने फ्री टाइम में उसको परस्यू कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, ये बहुत व्यवहारिक भी है।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी का दौर जो है ना सर, वो मोबाइल हाथ में है सबके, इतने सारे ऑनलाइन चीज़ें आ गई है, रील्स है, इसकी वजह से बच्चे जो है एक तरफ से पढ़ाई की तरफ ना होकर किसी और चीज़ों की तरफ वो चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपने जो तैयारी की, क्या मोबाइल वगैरह से ऑनलाइन तैयारी की, या फिर आपने जो है किताब हाथ पर रख करके आपने तैयारी की, क्या किस तरीके से आपने मुझे लगता है कि ये कहना कि मोबाइल मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, ये गलत बात होगा। हर छात्र को या फिर हर इंसान जो आज के समय में है डिजिटल युग में, जी। मोबाइल उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हमें मैनेज करना होता है और हमें मैनेज करना ही होगा अगर कुछ करना है। ये रील्स वगैरह आपके कंसंट्रेशन को भंग करता है और आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है, क्योंकि आपको समय का पता नहीं चलता है, घंटों स्क्रॉलिंग में चला जाता है। बिल्कुल। तो थोड़ा समय प्रबंधन लोगों को सीखना होगा, मोबाइल से पूरी तरह दूरी भी ना बनाए। जिनको टेक्नोलॉजी में पढ़ने की आदत है वो पढ़ें, जी। कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। आप किस तरह से आपकी तैयारी हुई सर? मेरा प्रयास ट्रेडिशनल तरीके से मैं किताबों के माध्यम से पढ़ना पसंद करता था, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पढ़ने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट करना चाहूंगा कि आजकल जितने बच्चे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इस्तेमाल अच्छे से करेगा तो टेक्नोलॉजी तो निश्चित रूप से काम आसान करती है। अच्छा सर, जैसे आपने किताबों की बात कही, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई तैयारी करे तो करे कैसे, क्योंकि कुछ लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अगर बार बार ये बात कही जाती है 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, और बच्चे पढ़ते भी हैं एकदम पूरी पूरी जो है पूरी सेट खरीदते हैं, पढ़ते हैं वो। आपको लगता है कि आपने इस तरीके से पढ़ाई की, 6 से लेकर 12 तक की सारी किताबें आपके पास थी मुझे लगता है एनसीईआरटी की? ये व्यवहारिक नहीं है। आप 30-35 किताबें आप अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते हैं। जी। आप हर विषय के लिए एक किताब का चयन कीजिए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सारे टॉपर्स बताते भी हैं कि हिस्ट्री के लिए आप ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, पॉलिटी के लिए ये पढ़ लीजिए, इकोनॉमी के लिए ये किताब पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल की किताब पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है एक विषय के लिए एक किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप किताबों का भंडार इकट्ठा भी कर लेंगे तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ना है तो पढ़ने का तो कोई अंत नहीं। हाँ। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आपको अपना रिसोर्स सीमित करना हो, नहीं तो आप उसी अथाह सागर में डूबे रह जाएंगे। आपने तैयारी कब शुरू की थी? मेरा ग्रेजुएशन 2020 में समाप्त हुआ था, कोरोना से प्रभावित था। जी। तो 2020 के नवंबर तक मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद कोविड में डिस्टर्ब हुआ, तो 2000 हम कह सकते हैं 21 से ये तैयारी। हाँ, यूपीएससी को लेकर मन बना था, तो तभी से तैयारी चल रही। अच्छा, जब भी मैं कई सारे जो भी टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू वगैरह देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, टॉपर्स हो चाहे ना, वो कहते हैं जब पास हो जाते हैं तो उनका एक कहना होता है कि भाई हमने 18 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये होता है क्या सच में 18 घंटे 20-20 घंटे लोग पढ़ते हैं, या क्या कुछ होता है? कितने घंटे आपने पढ़ाई की? नहीं नहीं, साइंटिफिक तौर पर भी कहा जाए तो मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको नींद लेनी ही चाहिए। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो 15 घंटे मेहनत कर सकता है, उसके अंदर का मोटिवेशन है, लेकिन अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप अपने आप को कम ना माने। आप अपनी क्षमता का आकलन करें और आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये मुझे अव्यवहारिक लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि 18 घंटे 20 घंटे ये संभव नहीं है। इस इलाके से हम लोग आते हैं, ये सीमांचल इलाका है सर। हम्म। कहा जाता है पिछड़ा है, हालांकि अब हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। आप आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तब हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं, खुशी की बात है। मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये गरीब इलाका माना जाता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, और यूपीएससी बीपीएससी जैसे जो भी बड़े बड़े पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। साथ साथ उनके लिए कोर्सेज जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं सर। अगर ऑफलाइन ऊपर तैयारी करेंगे तो 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख की फीस होती है। तो गरीब अगर कोई तैयारी करना चाहे बीपीएससी क्लियर करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए, उनके लिए क्या संदेश होगा? नहीं देखिए, ये व्यक्तिगत क्षमता का सवाल है और बहुत सारे संस्थान हैं जो मदद कर रही है। मैंने बताया भी कि मैं खुद हमदर्द स्टडी सर्कल में था, उससे पहले MURCA में था, और अभी हज भवन में भी मुझे काफ़ी अच्छी सुविधा मिली। तो ऐसे तमाम संस्थान मौजूद हैं। लेकिन मेरा एक भिन्न मत है लोगों से कि अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो उसके लिए सिविल सेवा का माध्यम चुनना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। यदि आपको इमीडिएट अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है तो आप अपने लिए कुछ अर्जित कर लें, क्योंकि परिवार को कष्ट देना ये मुझे लगता है कि सोशल रिकॉग्निशन के चक्कर में कि हम अफसर बन जाएंगे, उसके लिए आपका परिवार पूरी तरह से फेस करे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि हम कर लेंगे और वो जज्बा है, मेहनत कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अपने परिवार को सिक्योर कर लेना आपको मेंटली एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखता है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5 साल से और आपके परिवार के यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, तो ये इमीडिएट जरूरत है जो आपको दूर करनी चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स को या फिर अगर आप कर सकते हैं तो आप। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट के तरीके से आप सिविल सर्विसेज को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ 100-150 लोग बनते हैं और लाखों लोग हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिलेगा।
तो ये एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा सा अलग मुहिम है और लोग उसमें तभी लगते हैं, तो मेरा ये मत है। आपको कब ख्याल आया कि आप भी आईएएस बन सकते हैं या बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं? कब आपके दिमाग में ये आया कि ये वाला एग्जाम मुझे भी देना है? मेरे वालिद साहब जो हैं सरवर साहब, वो लगातार बोलते रहते थे, और मेरी अम्मी की ख्वाहिश भी थी कि परिवार का पहला अफसर बने, गेजेटेड ऑफिसर बने। तो उन लोगों का शुरू से ये रहता था, और जो जहाँ से स्कूलिंग हुई तो वहाँ पर जो डिबेटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, तो वहाँ लोगों का मत रहता था कि तुम्हें जाना चाहिए इस तरफ, और मैंने प्रयास किया है तो मुझे सफलता मिली। मुझे लगता है पारिवारिक माहौल एक बड़ा भूमिका था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप बोलने का तरीका, बोलने की जो शैली है वो भी बहुत अच्छी है, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी इंटरव्यू में आपको फायदा मिला होगा? इसके अलावा आपने जब प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, जब आपने मेंस का एग्जाम दिया, तो आपको क्या लगा कि किस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से शायद आपका इस जगह पर चयन हुआ है? मुझे लगता है इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल मदद करता है, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने रिलैक्स रहते हैं, आप अपने लिए लीजर टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, ये भी मैटर करता है। तो प्रयास कीजिए कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। हालांकि फिजिकल एक्टिविटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम भी नहीं कर पाते हैं, उतना लोग नहीं कर पाते, लेकिन जुड़े रहना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स रखें, परिवार से जुड़े रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार ही आपको अंतिम रूप से जो सारी समर्थन की जरूरत होती है वो देता है। तो कनेक्टेड रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। मुझे लगता है परिवार से जुड़ाव अहम भूमिका। अच्छा सर, समाज में है तो समाज की अबे कभी ऐसा महसूस हुआ कि समाज के कुछ लोग आपके सामने कह रहे हो या आपके पिताजी आपकी माताजी के सामने क्या करा रहे हो, इतने बड़े हो गए हैं, कुछ दूसरा काम कराओ, और जब आप पास हो गए हो तो उनकी तरफ से कॉल आया हो कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर लिया है, मुझे उम्मीद थी कि ये कर लेगा, ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ अभी? मेरे संज्ञान में तो नहीं, हो सकता है मेरे पीछे हुआ हो, मेरे वालिद साहब या फिर मेरी अम्मी या फिर मेरे जितने भी अंकल हैं, उन्होंने इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं बताया। हालांकि समाज में दो तबके होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे जी। तो उनमें आप उनको भी माफ कर दीजिए। वो उनका अल्प ज्ञान होता है कि वो किसी बच्चे के बारे में कोई टिप्पणी कर देते हैं, तो आप उनको माफ कर दीजिए। अपने दिल में कोई ये नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है हर रिलीजन में कहा भी जाता है कि किसी के बारे में हार्ट फीलिंग नहीं रखनी है। और आप सफल हो गए तो इसमें आप ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, अपने परिवार का धन्यवाद कीजिए जो जिन्होंने समर्थन किया। और मेरी जो अनुभव थी ऐसी कोई अनुभव नहीं था। अच्छा सर, आपकी सफलता के पीछे किन लोगों का हाथ है या किन लोगों की आप जो है मेहरबानी समझते हैं कि इनकी वजह से शायद नहीं, मैं इमीडिएट तौर पर अगर बात करूं तो मेरे वालिद साहब सरवर साहब जो हैं, इन्होंने काफ़ी त्याग किया है मेरे लिए, और किसी भी स्तर पर कोई भी समर्थन की जरूरत थी वो दिया है। मेरी अम्मी हैं मेजबी खातून, और उन्होंने भी जो पारिवारिक प्रबंधन होता है उनका जिम्मेवारी निर्वहन किया। और पूरा परिवार, हमारा एक जॉइंट फैमिली, आप जानते होंगे कि अंकल हैं, मेरे भाई हैं, जीजा जी हैं, सबने काफ़ी समर्थन किया है। तो एक अच्छा माहौल बना रहता है तो बच्चों को भी कम दबाव होता है। तो मैं अपने परिवार को ही अपना प्रेरणा मानता हूँ। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सवाल तो नहीं, संदेश दे दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं फिर से ये संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रतियोगी परीक्षा को परीक्षा की तरह ही लें और मेहनत करें। यदि आपके मेहनत में और आपके क्या कहते हैं कि सच्चाई होगी तो आपको सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं भी मिले तो उसे भी सहेजने का आप प्रबंध कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, तो ये काफ़ी भूमिका निभाता है आपको अच्छा रखने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।